Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 11 in history, and the chapter name is New Empires and Kingdoms. नए साम्राज्य और राज्य। तो सबसे पहले मैं आपको जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि 319 CE में चंद्रगुप्त वन जो थे वो कहाँ पर चढ़े? सिंहासन पर चढ़े। यानी कि चंद्रगुप्त वन ने 319 CE में सिंहासन संभाला। 335 CE में जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने सिंहासन को संभाला। 320 CE से 550 CE तक जो पीरियड माना जाता है वो कौन सा है? गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो स्वर्णिम युग था भारतीय इतिहास का, वो बोला जाता है 320 CE टू 550 CE। 550 CE में जो गुप्ता एम्पायर था उसका क्या हो गया था? पतन हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। 400 CE में जो इलाहाबाद प्रशिष्टि थी वो बनी थी। 606 CE में जो हर्षवर्धन थे वो उन्होंने सिंहासन को संभाला। 642 CE में जो पुलकेशिन सेकंड थे उन्होंने पल्लवास को हराया था। तो ये कुछ मुख्य घटनाएं थीं स्टूडेंट्स, जिनको मैंने चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्टिंग 320 CE to 550 CE, the Indian subcontinent witnessed one dynasty rise which set the model of a classical civilization. 320 CE से 550 CE तक का जो पीरियड था, अगर हम वहाँ से शुरुआत करें तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे उन्होंने एक डायनेस्टी, एक वंश को देखा उठते हुए, विच सेट द मॉडल ऑफ अ क्लासिकल सिविलाइजेशन, जिसने क्या करा? एक नमूना पेश किया शास्त्रीय सभ्यता का। क्लासिकल का मतलब क्या है? शास्त्रीय, और सिविलाइजेशन का मतलब है सभ्यता। तो शास्त्रीय सभ्यता का जो नमूना था वो इस एक डायनेस्टी ने, एक वंश ने वो नमूना पेश किया। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाई एक्सटेंसिव इन्वेंशंस। वो जो पीरियड था, वो जो काल था, उसके अंदर बहुत बड़े आविष्कार हुए और डिस्कवरी यानी कि खोज हुई। इन साइंस, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी, तकनीकी में, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी में, आर्ट, कला में, लिटरेचर, साहित्य में, लॉजिक यानी कि तर्क में, मैथमेटिक्स यानी कि गणित में, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोलीय विज्ञान में, एंड फिलॉसफी यानी कि दर्शन में। तो इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए और बहुत बड़ी बड़ी खोज हुई। हिस्टोरियंस हैव देयरफॉर नेम्ड दिस पीरियड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इसी तरीके से जो इतिहासकार थे उन्होंने इस काल को क्या बोला? गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रशिष्टि के बारे में। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ अ प्रशिष्टि? क्या आपने कभी प्रशिष्टि के बारे में सुना है?
इन संस्कृत द वर्ड मीन्स इन प्रेज ऑफ। संस्कृत के अंदर ये जो शब्द है इसको बोला जाता है इन प्रेज ऑफ, यानी कि प्रशंसा में। दीज वर कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ सम रूलर। और ये जो प्रशिष्टि थी ये बनी थी कुछ जो राजा हुआ करते थे उनकी प्रशंसा में ये बनी थी। देयर इज़ अ फेमस इलाहाबाद प्रशिष्टि। तो वहाँ पर क्या थी, एक प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशिष्टि थी। इट इज़ अ स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। और ये क्या था, एक स्टोन यानी कि जो पत्थर से बना हुआ एक पिलर था और उसके ऊपर एक जो शिलालेख था, जो एक इंस्क्रिप्शन थी वो लिखी हुई थी। इट वॉज एनग्रेव्ड। एनग्रेव्ड का क्या मतलब है कि ये जो इंस्क्रिप्शन थी ये इसके ऊपर आयरन स्टोन पिलर के ऊपर खुदी हुई थी। एनग्रेव्ड का मतलब खुदा हुआ। ऑन द अशोकन पिलर इन कौशाम्बी नियर इलाहाबाद। अशोकन पिलर जो कि कहाँ पर था, कौशाम्बी में, नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास। नाउ प्रयागराज, अब वो कहाँ है, प्रयागराज में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता हु वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज था, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत था किसका, इंफॉर्मेशन का, जानकारी का। अबाउट समुद्रगुप्त के बारे में। हु वॉज अ फेमस रूलर, जो कि एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, किसका, गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्ता वंश का। इट वॉज कंपोज्ड बाई हरिसेना। और ये जो प्रशिष्टि थी ये हरिसेना के द्वारा बनाई गई थी। द कोर्ट पोइट, यानी कि ऐसे कवि जो कि किसी अदालत में हुआ करते थे। एंड मिनिस्टर ऑफ समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त के क्या कौन हुआ करते थे, मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री। इन द 4th century CE, 4th century CE की ये बात है, मतलब 400 CE की हम अभी बात कर रहे हैं। वॉट द इलाहाबाद प्रशिष्टि टेल्स अस। तो ये जो इलाहाबाद प्रशिष्टि थी ये हमें क्या बताती थी। द प्रशिष्टि गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेन एंड कन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। ये जो प्रशिष्टि थी ये हमें विषाद वर्णन देती थी ऑफ द रेन, यानी कि एक तो शासनकाल के बारे में, और कन्क्वेस्ट यानी कि विजय के बारे में, वो भी किसकी, समुद्रगुप्त की। इट टेल्स अस अबाउट हिज कैपेबल पर्सनैलिटी। ये जो प्रशिष्टि थी ये समुद्रगुप्त का जो सक्षम व्यक्तित्व था उसके बारे में बताती थी। एंड हिज सक्सेशन टू द थ्रोन, और उसका जो उत्तराधिकार था सिंहासन पर उसके बारे में बताती थी। एंड हिज कोरोनेशन, और उसका जो राज तिलक हुआ सिंहासन संभालने के बाद, ये प्रशिष्टि उसके बारे में बताती थी। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ कंपैशनेट रूलर कंसर्न्ड। और ये जो समुद्रगुप्त था इसको उस समय का काफ़ी दयालु राजा माना गया, जो कि चिंतित रहता था अबाउट द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स। जो कुछ विषय हुआ करते थे, उस विषय में जो कुछ उन विषयों को लेकर के जो कल्याण हुआ करते थे उसके बारे में सोच कर वो क्या रहता था, चिंतित रहता था। एंड ही वॉज अ कंपैशनेट रूलर, और वो काफ़ी दयालु राजा था। ऑल्सो ही वॉज एन एक्सीलेंट वॉरियर, और वो काफ़ी
ज़्यादा एक्सीलेंट, काफ़ी अच्छा योद्धा था। वॉरियर का मतलब है योद्धा। द प्रिसिस्टी पोर्ट्रेज समुद्रगुप्त एज नॉट जस्ट अ कन्क्वेरर बट ऑल्सो अ ग्रेट पोइट, म्यूजिशियन एंड पेट्रोन ऑफ लर्निंग। जो प्रिसिस्टी थी वो, उसका जो चित्रण है उसमें समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं था बट लेकिन वो एक अच्छा कवि भी था। उसके हिसाब से वो एक अच्छा म्यूजिशियन, यानी कि उसके हिसाब से वो एक अच्छा संगीतकार भी था। एंड पेट्रोन, और उस प्रशिष्टि के हिसाब से वो एक अच्छा संरक्षक भी था। किसका? लर्निंग का। यानी कि अगर वो कोई चीज़ सीखता था तो उसका भी वर्णन उस प्रशिष्टि में किया गया है। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज कवि राजा, और उसको कवि राजा के रूप में क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। कवि राजा थे किंग ऑफ पोइट्स, यानी कि कवियों के राजा। हिज लव फॉर म्यूजिक इज अटेस्टेड बाय हिज गोल्ड कॉइन्स विच शो हिम प्लेइंग द वीणा। और उसका जो ये प्रेम था म्यूजिक से, यानी कि संगीत से, इज अटेस्टेड, ये कैसा था? साक्ष्याकृत था, अटेस्टेड था बाय हिज गोल्ड कॉइन्स, जो उसके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जो कि ये दिखाते थे कि वो क्या बजा रहा है। इन सोने के सिक्कों में वीणा बजा रहा है। तो ये सोने के सिक्के भी यही जताते थे कि वो एक अच्छा पोएट था, एक महान पोएट था, और उसको कवियों का राजा बोला जाता था। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त रेन। जो समुद्रगुप्त था उसका जो शासनकाल था, उसके शासनकाल में जो उसने सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए थे, उनका आप पिक्चर देख रहे हैं इस फोटो में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट, यानी कि समुद्रगुप्त की विजय के बारे में। इन द आर्यवर्त रीजन देयर वर 9 किंगडम्स कंकर्ड बाय समुद्रगुप्त। आर्यवर्त की अगर हम बात करें तो आर्यवर्त क्या था? आर्यवर्त एक ऐसा रीजन था जो कि हिमालयाज़ और विंध्यास के बीच में लाई करता था। अ नेम फॉर नॉर्दर्न इंडिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा नामित था इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत में, इन क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, जो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य था, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर था, उसके अंदर नॉर्दर्न इंडिया को क्या बोला गया था? आर्यवर्त बोला गया था। तो आर्यवर्त रीजन में जो समुद्रगुप्त था उसने 9 राज्य पर विजय हासिल की थी। दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और वो जो गुप्ता साम्राज्य था उसका ही एक हिस्सा बन गए थे। 12 किंग्स ऑफ दक्षिणा पाठा आर सेड टू हैव बीन डिफीटेड एंड कैप्चर्ड एंड लेटर रिलीज्ड। जो 12 राजा थे, कहाँ, किसके? दक्षिणा पाठा, यानी कि भारत का जो दक्षिण भाग था उसमें जो राजा हुआ करते थे, 12 राजा हुआ करते थे। दे आर सेड टू हैव बीन डिफीटेड, इनको हरा दिया गया था। एंड कैप्चर्ड,
इनको पकड़ लिया गया था एंड लेटर रिलीज्ड, और बाद में इनको छोड़ दिया गया था। द रूलर्स ऑफ द साउथ merely paid him homage and tribute and they were reinstated। जो रूलर्स थे, जो राजा थे किसके, साउथ के यानी कि दक्षिण के, वो केवल उसी को क्या देते थे, होमेज यानी कि श्रद्धा देते थे, एंड ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि देते थे, एंड दे वर रीइंस्टेटेड और इनको दोबारा से पुनर्नियुक्त किया गया था। The Pracisti also mentions the names of the foreign kings who paid homage and swore allegiance to समुद्रगुप्त। जो ये प्रशिष्टि थी, इसने उल्लेख किया था उन नामों का जो कि किनके थे, विदेशी राजाओं के थे, जिन्होंने इसको श्रद्धा दी थी समुद्रगुप्त को और निष्ठा दी थी। सोर एलिगेंस का मतलब है निष्ठा, निष्ठा दी थी किसको, समुद्रगुप्त को। तो उन राजाओं के जो नाम का उल्लेख है वो इस प्रशिष्टि में किया गया था। दे ऑल्सो ऑफर्ड देयर डॉटर्स इन मैरिज टू हिम, और उन्होंने जो ये जो राजा हुआ करते थे, इन्होंने अपनी बेटियों की जो शादी थी वो भी किससे कर दी थी, समुद्रगुप्त से कर दी थी। अब आगे पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता वंश के बारे में। द गुप्ता rose to power and acquired political control in the region of Magad in the second decade of the 4th century CE। जो ये गुप्ता थे, इनकी ताकत के अंदर वृद्धि आई, एंड एक्वायर्ड इन्होंने प्राप्त किया, पॉलिटिकल कंट्रोल यानी कि राजनीतिक नियंत्रण, इन द रीजन ऑफ मगध, जो मगध का क्षेत्र था वहाँ पर, इन द सेकेंड डिकेड, जो दूसरा दशक था, ऑफ द 4th century CE, 400 CE का जो दूसरा दशक था उसकी बात हम कर रहे हैं। उसमें जो ये गुप्ता थे, इनके जो ताकत थी उसमें वृद्धि आई और इन्होंने राजनीतिक नियंत्रण मगध के ऊपर प्राप्त कर लिया था। द फर्स्ट नोन किंग वॉज श्रीगुप्ता, जो सबसे पहले जानने वाले जो राजा थे उनका नाम था श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर, इन्होंने जो गुप्ता साम्राज्य था उसको खोजा था। द पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स हिम एज अधिराजा ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। जो पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन थी, यानी कि कॉपर मतलब जो तांबे के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन, एक शिलालेख लिखा गया था जो कि वर्णित करता था इनको, श्रीगुप्ता को, एज अधिराजा। तो उस इंस्क्रिप्शन में इनका नाम लिखा गया है, श्रीगुप्ता का नाम लिखा गया है अधिराजा ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इनको गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्ता वंश में अधिराजा के नाम से जाना जाता है। ही वॉज सक्सीडेड बाई घटोत्कच 280 to 319 CE। ही वॉज सक्सीडेड, और इनके बाद जो दूसरे राजा आए उनका नाम था घटोत्कच। इन्होंने 280 to 319 CE तक क्या करा था, रूल किया था। हु वॉज रेफर्ड टू एज महाराज, इनको महाराज के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त वन वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग, जो चंद्रगुप्त वन थे वो सबसे पहले महत्वपूर्ण राजा बने। ही वॉज रेफर्ड टू एज महाराजा अधिराजा, इनको महाराजा अधिराजा के नाम से जाना गया, जिसका मतलब था ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं के महान राजा। हिज accession to the throne in 319 CE marks the beginning of the Gupta era। और इनका जो परिग्रहण था टू द थ्रोन, सिंहासन के प्रति,
इन 319 CE में मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द गुप्ता इरा, और इसी ने ही जो गुप्ता इरा थी उसकी शुरुआत करी। ही मैरिड कुमारा देवी द लिच्छावी प्रिंसेस, इन्होंने कुमारा देवी से शादी करी जो कि कहाँ की राजकुमारी थी, लिच्छावी की। चंद्रगुप्त वन वॉज सक्सीडेड बाई समुद्रगुप्त हु यूज्ड द सेम टाइटल एज हिज फादर। जो चंद्रगुप्त वन थे इनके बाद कौन आए, समुद्रगुप्त आए, जिन्होंने वही शीर्षक अपनाया जो कि इनके फादर, जो कि इनके पिताजी ने अपनाया था। ऑल्सो ही हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ द ईस्ट, और इनको क्या बोला गया, नेपोलियन ऑफ द ईस्ट। समुद्रगुप्त सन वॉज चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त के जो बेटे थे उनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। ही इज़ वेरी ऑफन रेफर्ड टू एज विक्रमादित्य, और इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ही डिफीटेड द साकाज, इन्होंने साकाज को हराया। एंड सीज्ड वेस्टर्न इंडिया, और इन्होंने जो पश्चिमी भारत था उसको जब्त कर लिया। दिस मेड हिज एम्पायर मच मोर प्रॉस्पेरस, इसने इनके साम्राज्य को और भी ज़्यादा समृद्ध बना दिया था। बिकॉज ही गॉट कंट्रोल ओवर द पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि इन्होंने जो पोर्ट्स थे, जो बंदरगाहें थीं, कहाँ पर, पश्चिमी भारत में, उसके ऊपर भी अपना नियंत्रण पा लिया था। सूरत एंड बरोच विच वर द मेन सेंटर्स ऑफ ट्रेड विद यूरोप नाउ केम अंडर द गुप्ता एम्पायर। सूरत और बरोच जो कि मुख्य केंद्र हुआ करते थे किसके, व्यापार के, किसके साथ, यूरोप के साथ, अब वो गुप्ता एम्पायर यानी गुप्ता साम्राज्य के अंदर आ चुके थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, गोल्ड कॉइन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड ब्रिटिश म्यूज़ियम, कि चंद्रगुप्त सेकंड का ये सोने का सिक्का है जिसके ऊपर चंद्रगुप्त सेकंड का जो पोर्ट्रेट है, जो उसकी तस्वीर है, वो एनग्रेव्ड है, वो इस पे खुदी हुई है सोने के सिक्के पे। एंड ये आपको ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ अभी भी मिल जाएगा। द आयरन पिलर इन दिल्ली विद द इंस्क्रिप्शन, जो आयरन पिलर है दिल्ली में, उसके ऊपर भी आप क्या देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख देख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है स्टूडेंट्स द गुप्ता पीरियड। देयर वॉज पॉलिटिकल यूनिटी अंडर द गुप्ता रूल, जो राजनीतिक एकता थी वो गुप्ता शासन के अंदर थी। द जुडिशियल सिस्टम वॉज वेल डेवलप्ड, जो अदालती यंत्र था वो बहुत, उसका जो विकास था वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया था, या उसके अंदर अच्छा विकास हो रहा था। पीपल हैड फेथ इन द जस्टिस, जो लोग थे उनके अंदर आस्था थी इन द जस्टिस ऑफ द किंग, कि जो राजा जो भी न्याय करेगा उसके अंदर लोगों को आस्था हुआ करती थी। एंड एन्जॉयड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इन्होंने इनका जो रहन सहन हुआ करता था वो काफ़ी उच्च दर्जे का उस समय हुआ करता था। द गुप्ता रूलर्स वर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, जितने भी गुप्ता रूलर थे, जितने भी गुप्ता शासक थे, वो सभी आर्डेंट यानी कि वो सभी उत्साही फॉलोअर्स थे किसके, हिंदुइज्म के। दे वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु, इन्होंने लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु की पूजा की थी। सो दे वर कॉल्ड वैष्णवास, इसलिए इनको हम बोलते हैं वैष्णवास। बट डिस्पाइट बीइंग फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, लेकिन बावजूद इसके कि वो हिंदुइज्म के क्या थे, फॉलोअर्स थे, जो
हिंदू रिलीजन है उसको फॉलो करते थे। बावजूद इसके द गुप्ता रूलर्स फंडेड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन फेथ। जो गुप्ता रूलर्स थे यानी कि जो गुप्ता शासक हुआ करते थे, इन्होंने ऐसे संस्थान जो कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पर जो आस्था रखते थे, ऐसे संस्थानों को इन्होंने वित्त पोषित कर दिया था, यानी कि उनको धन दे दिया था। It was during their reign that the Buddhist University of Nalanda became a world famous center of learning। और ये वो समय था या ये वो शासनकाल था जिसके अंतर्गत एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, जिसे बोला जाता है नालंदा की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, वो एक दुनिया का प्रसिद्ध केंद्र बनी इन लर्निंग। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो उसके अंदर जो ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा थी, ये उस शासनकाल के समय बनी। और शासनकाल किसका हुआ करता था? जितने भी गुप्ता रूलर्स थे उन्हीं का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब गुप्ता पीरियड की। अब आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। A golden age is a period of time when the arts and the economy of an area are at their peak। जो स्वर्ण युग था वो ऐसा कार्यकाल था, ऐसा समय था जब आर्ट यानी कि कला एंड इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था किसी भी क्षेत्र की आर एट देयर पीक, वो एक चरम पर थी। एंड द इकोनॉमी ऑफ एन एंड देयर इज़ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और वहाँ पर शांति और समृद्धि थी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है समृद्धि। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज़ इंडिकेटेड बाय द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स। जो ये समृद्धि थी किसकी? गुप्ता एम्पायर की, यानी कि गुप्ता साम्राज्य की। इज़ इंडिकेटेड, इसको दर्शाया गया था किससे? बाय द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, कि जो सोने और चांदी के जो सिक्के थे उनकी खोज से इसको दर्शाया गया था। इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स, जो कि गुप्ता रूलर्स यानी कि गुप्ता शासकों ने जारी किए थे। द चाइनीज़ ट्रैवलर फाहिन हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता रूल writes that the people did not lock their houses as there was no fear of thieves। जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, जो कि एक चाइनीज़ तीर्थ यात्री था, फाहिन, जो कि भारत आया था ड्यूरिंग द गुप्ता रूल, गुप्ता शासन के समय, वो ये लिखता है कि जो लोग थे उस समय वो अपने घरों पर ताले नहीं लगाते थे, क्योंकि उनके अंदर जो भी लुटेरे हुआ करते थे, जो भी चोर डाकू हुआ करते थे, उनके अंदर कोई उनके आने का कोई उनके अंदर भय या डर नहीं था। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी कि अर्थव्यवस्था की। द पीपल एन्जॉयड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लोग थे उन्होंने काफ़ी अच्छे रहन सहन के मज़े लिए, या उनको अच्छा रहन सहन रखने में काफ़ी मज़ा आता था। द मेन ऑक्यूपेशंस वर एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो मुख्य व्यवसाय थे उस समय वो क्या थे? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ट्रेड यानी कि व्यापार, एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड
फ्लरिश्ड, जो घरेलू और विदेशी व्यापार था वो फ्लरिश्ड यानी कि निखरने लगा। आइटम्स लाइक पर्ल्स, आइवरी, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड, और ऐसे आइटम्स जैसे कि पर्ल्स यानी कि मोती, आइवरी यानी कि हाथी दांत, टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े, एंड स्पाइसेस यानी कि मसाले, वो सभी क्या किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचे जाते थे। एक्सपोर्टेड का मतलब है निर्यात, निर्यात बोलते हैं हम एक्सपोर्ट को। एग्रीकल्चर थ्राइव्ड इन द एम्पायर, जो कृषि थी उसके अच्छे आसार लगने लगे थे उस साम्राज्य में। एंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और वो एक मुख्य स्रोत बन चुका था राजस्व का यानी कि रेवेन्यू का। द किंग प्रमोटेड एग्रीकल्चर, जो राजा थे उन्होंने कृषि को पदोन्नत किया था। प्रमोटेड को हम बोलते हैं पदोन्नत। बाई प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स, इन्होंने किसानों को खेती करने के लिए या खेती करने के लिए सिंचाई सुविधाएं दी। तो यहाँ पे बात चल रही है उन राजाओं की जिन्होंने कृषि को पदोन्नत किया और इन्होंने फार्मर्स यानी कि किसानों को सिंचाई सुविधाएं दी। अगला है आर्ट एंड साइंस। द गुप्ताज वर पैट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, जो ये गुप्ता थे ये पैट्रोन्स यानी कि संरक्षक थे किसके, आर्ट मतलब कला, और लर्निंग यानी कि अगर कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसके अंदर ये संरक्षक थे। बोथ चंद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त वर अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस, जो चंद्रगुप्त थे और जो समुद्रगुप्त थे दे आर अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस, ये पूरी तरीके से म्यूजिशियंस थे यानी कि संगीतकार थे। हिंदू आर्ट, हिंदू कला, लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान, एंड कल्चर यानी कि संस्कृति, रीच्ड न्यू माइलस्टोन्स ड्यूरिंग द गुप्ता रूल, ये काफ़ी इन्होंने नया शिखर छू लिया था गुप्ता रूल यानी कि गुप्ता शासन के समय। इन द कोर्ट देयर वर पर्सन हु एक्सिल्ड इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, जो कोर्ट यानी कि अदालत के अंदर जो लोग रहा करते थे ये काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ होते चले जा रहे थे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर साहित्य में, म्यूज़िक संगीत में, साइंस विज्ञान में। तो इन सभी फील्ड्स के अंदर ये जो लोग थे ये काफ़ी श्रेष्ठ बनते चले जा रहे थे। अमंगेस्ट दीज मैन वाज द लिटरेरी जीनियस कालिदास, और इन लोगों के अंतर्गत एक आदमी थे जो कि क्या कहलाए जाते थे, लिटरेरी जीनियस यानी कि साहित्यिक प्रतिभा, जिन्हें बोला जाता है कालिदास। ही हैज़ रिटन फेमस प्लेज लाइक अभिजाना शकुंतलम, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध प्लेज लिखे जिन्हें बोला जाता है अभिजाना शाकुंतलम। आर्यभट्ट द फेमस एस्ट्रोनॉमर, जो आर्यभट्ट थे वो काफ़ी प्रसिद्ध खगोलनीय विज्ञानी थे, एंड मैथमेटिशियन, और एक अच्छे गणितज्ञ थे जो कि इसी काल में इसी पीरियड में आए थे। तो ये था स्टूडेंट्स गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और ये कब से कब तक था, तो ये था स्टूडेंट्स 320 सीई
से 550 सीई तक। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे डेक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर यानी गुप्ता साम्राज्य का पतन। आफ्टर द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जब चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासनकाल था उसके बाद क्या हुआ, अब हम देखेंगे। ओनली 2 ऑफ हिज सक्सेसर्स रूल्ड एफिशिएंटली। उसके बाद केवल 2 ही उसके उत्तराधिकारी थे जिन्होंने बड़ी कुशलता के साथ शासन किया। द लास्ट गुप्ता किंग वॉज स्कंद गुप्ता। जो लास्ट गुप्ता किंग थे वो कौन थे? स्कंद गुप्ता। ही पुट अप अ स्टिफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हंस। इन्होंने काफ़ी कठोर प्रतिरोध किया। किसके खिलाफ? हंस के खिलाफ। हंस कौन होते हैं? हंस होते हैं अ मेंबर ऑफ अ नोमैडिक पीपल। नोमैडिक मतलब घुमंतु। कुछ लोग होते हैं जो कि घूमते रहते हैं। हु इन्वेडेड यूरोप, जिन्होंने यूरोप के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। इन द 4th सेंचुरी यानी कि 400 सीई में इन्होंने यूरोप के ऊपर आक्रमण किया था। तो उन्हीं लोगों को क्या बोला था? हंस बोला गया। एंड ड्रोव देम आउट ऑफ इंडिया। तो हंस के खिलाफ इस स्कंद गुप्ता ने काफ़ी कठोर प्रतिरोध किया और इसने क्या करा? इनको भारत से बाहर निकाल दिया। However, his weak successors could neither check the continuing Hun attacks nor the revolts by the governors. हालांकि जो इसके कमज़ोर सक्सेसर्स थे यानी कि कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, इन्होंने ना तो जो हंस के द्वारा जो भी अटैक किए जाते थे उनकी तरफ कोई निगरानी नहीं की और ना ही इन्होंने जो राज्यपाल हुआ करते थे उनके द्वारा जो विद्रोह किए जाते थे उस पर गौर किया। कंसिक्वेंटली यानी कि इसके फलस्वरूप द गुप्ताज डिसअपियर्ड एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी। जो गुप्ताज थे वो बिल्कुल गायब हो गए। एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स की एक स्वतंत्र राजनीतिक बल, जो कि कब हुआ था? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी। जो 600 सीई का जो समय था उसके दूसरे दशक में, उसके दूसरे हाफ में ये जो गुप्ताज थे ये बिल्कुल गायब हो गए। तो 550 सीई में जो गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।